हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे, जहां तक इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का सवाल है, अभी तक हमने इसके बेसिक चीजें करी हैं और अभी इसका एक सेशन कंप्लीट हुआ है। लास्ट सेशन में हमने कुछ एलिमेंट्री चीजें करी थी और इसके कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करी थी। अब आज हम अपने सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। सेक्शन 3 फटाफट आप ओपन कर लें और सेक्शन 3 में टॉपिक है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आप सबको मालूम है कि इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का? तो पहले इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहां पर मान लेते हैं कि कोई एंटिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है, एक एंटिटी है, करेक्ट। इस एंटिटी ने, हम मान लेते हैं कि एक बैंक से लोन लिया या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इस एंटिटी ने लोन लिया, और मान लेते हैं कि लोन जो है वो 100 लाख रुपए का है, 100 lakhs का। और एंटिटी ने बैंक को ये कहा, या इनके बीच में एग्रीमेंट ये है कि 10 साल के बाद हम आपका ये पैसा वापस कर देंगे, 10 years के बाद हम आपका पैसा ये वापस कर देंगे। अब क्या हुआ, 10th year ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। तो एग्रीमेंट के मुताबिक 10th year के खत्म होने के बाद इस एंटिटी ने जो पैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है, उनको ये पैसा लौटाना होगा। अब जैसी 10वां साल खत्म होने को आया तो इस एंटिटी को ये लगा कि शायद हम ये लोन जो है इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रीपे ना कर पाए, ऐसा एंटिटी को लगा। तो एंटिटी ने सोचा, चलो एक काम करते हैं, हम दोबारा बैंक के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनसे मिलते हैं। अब एंटिटी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एग्जीक्यूटिव से दोबारा से बातचीत करी, उनके मैनेजर से। एंटिटी ने कहा, भाई अभी इतना सारा पैसा आपको देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ और वक्त की मोहलत दे दो, आप हमें कुछ और टाइम पीरियड दे दो। अभी हम 10th year के बाद ये पैसा आपका वापस नहीं कर पाएंगे, हमें 4-5 साल की मोहलत और दे दो। बैंक ने कहा, ठीक है, हम आपको 5 years की मोहलत और दे देते हैं, लेकिन आपको याद ये रखना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब कोई लोन किसी एंटिटी को देता है तो फ्री में तो देता नहीं है। जाहिर है कि इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इनसे कुछ सिक्योरिटी पर ये लोन दिया, कुछ सिक्योरिटी इनसे ली होगी और उस सिक्योरिटी के आधार पर ये 100 लाख रुपए का लोन शुरुआत में दिया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मान लेते हैं कि एंटिटी ने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग की सिक्योरिटी पर ये लोन लिया था। इसका मतलब है इस एंटिटी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये कहा हुआ है कि अगर हम आपका 100 लाख का लोन पे नहीं कर पाएंगे तो आपको, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये हक है, ये राइट है कि आप हमारी लैंड और बिल्डिंग को बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। इसको तो बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब जब हम लोन लेते हैं तो किसी ना किसी चीज की सिक्योरिटी पर हमें लोन मिलता है। तो यह लैंड एंड बिल्डिंग क्या कहलाएगी? प्राइमरी सिक्योरिटी, क्योंकि इसके आधार पर हमने लोन लिया हुआ है और 10 साल के लिए हमने लोन लिया था। अब 10वां साल खत्म होने को आ रहा है, लेकिन एंटिटी को यह लग रहा है कि शायद हम ये पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बातचीत करी। अब जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बातचीत करी तो एंटिटी ने कहा कि हमें कुछ और वक्त की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे फिलहाल लिक्विडिटी पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम आपके 100 लाख रुपए लौटा पाए। अब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो था, उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपको 5 साल का वक्त या 5 साल की मोहलत और दे देते हैं, लेकिन आपको इसके लिए कुछ और सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी तो आपने दी हुई है, लेकिन कुछ और सिक्योरिटी आपको हमें देनी पड़ेगी। हम आपको 5 साल का वक्त और दे देंगे। प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा हम कुछ और सिक्योरिटी जब देंगे तो उसको हम बोलते हैं एडिशनल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? एडिशनल सिक्योरिटी। पहले तो ये चीज मालूम होनी चाहिए कि उसको एडिशनल सिक्योरिटी कहा जाता है। यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इंसिस्ट करा कि भाई आप हमें कुछ एडिशनल सिक्योरिटी दोगे तो हम आपको 5 साल का वक्त और दे देंगे। तो एंटिटी ने कहा, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको कुछ और एसेट की सिक्योरिटी दे देते हैं। एंटिटी ने कहा कि हमने एक नया प्लांट अभी लगाया है, हम इस प्लांट एंड मशीनरी की सिक्योरिटी आपको देते हैं, एडिशनल सिक्योरिटी। तो बैंक ने कहा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहा, नहीं, हम इस सिक्योरिटी को नहीं मानेंगे। तो एंटिटी ने कहा, ठीक है, हमने एक नया प्लॉट खरीदा है और उस प्लॉट की सिक्योरिटी देते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहा, नहीं, हमें इसकी भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अब एंटिटी को बड़ा अजीब लगा। एंटिटी ने कहा कि भाई आप एडिशनल सिक्योरिटी मांग रहे हैं, हम आपको एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में अपनी प्लांट, अपना
ये प्लॉट देने के लिए तैयार है, लेकिन आप मान नहीं रहे हो। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहा कि हमें आपकी जो एडिशनल सिक्योरिटी है, ना तो प्लांट चाहिए ना प्लॉट चाहिए, आप एक काम करो, अपनी कंपनी के कुछ डिवेंचर्स हमें इशू कर दो। यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एंटिटी से डिवेंचर्स की डिमांड करी। उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ डिवेंचर इशू कर दो। बात समझ में आई? हमें 30 लाख के 40 लाख के कुछ डिवेंचर आप इशू कर दो एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में। यानी कि जब कोई एंटिटी डिवेंचर्स को एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में इशू करती है, इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आपने पढ़ा तो हुआ है और आपको मालूम भी है कि इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, क्योंकि आपकी किताबों में लिखाया रहता है कि इश्यू ऑफ डिवेंचर एज एन एडिशनल सिक्योरिटी। लेकिन अब आपकी समझ में पहले एटलीस्ट एक बात यह आनी चाहिए कि एडिशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, नंबर 1। अब दूसरा ख्याल आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में किसी एसेट को क्यों नहीं एक्सेप्ट करा। कोई प्लांट एंड मशीनरी, कोई प्लॉट को उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं करा, उन्होंने डिवेंचर्स की ही सिक्योरिटी क्यों मांगी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऐसा लग रहा है कि कुछ खतरा है। उनको लग रहा है कि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल हालत है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, शायद इसीलिए ये हमारा पैसा पे नहीं कर पा रही है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये लगा कि कुछ खतरा है और हो सकता है कि कल ये कंपनी लिक्विडेट हो जाए। कल ये कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी तो फिर उस केस में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यह मालूम है कि अगर कोई कंपनी लिक्विडेट भी हो जाती है तो डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस देना हर हालत में जरूरी होता है। तो यही वजह है कि कंपनी ने डिवेंचर्स की रूप में सिक्योरिटी को एक्सेप्ट करा या उन्हें डिवेंचर के रूप में एडिशनल सिक्योरिटी मांगी। बात समझ में आई? क्योंकि उनको लगा कि कल ये कंपनी डूब भी जाएगी तो एटलीस्ट हमारा पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि डिवेंचर हमारे हाथ में है तो इतना पैसा तो हमें वापस मिलेगा ही मिलेगा, और इन्होंने पहले ही कुछ सिक्योरिटी हमारे पास रखी है, उसको बेच के हम अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो ये मतलब है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी का। उम्मीद है ये चीज अब तुम्हें समझ में आ गई होगी, नंबर 1। नंबर 2, अब तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, तो इसमें हार्डली 2-2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे लेवल पे। तो कह रहे हैं नॉट सो फाइन लिमिटेड। अब नॉट सो फाइन लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, entered into an agreement with HSBC to obtain a term loan of 400 lakhs। तो नॉट सो फाइन लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसने एग्रीमेंट करा HSBC से कि हमें 400 लाख रुपए का लोन दे दो फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 13% पर एनम। जाहिर है जब हम लोन लेंगे तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो 400 लाख का हमने लोन लिया 13% पर एनम पर। मैंने पहले ही बताया जब भी हम लोन लेते हैं किसी ना किसी चीज़ की सिक्योरिटी पर लेते हैं, तो ये लोन जो हमने लिया हुआ है उसके लिए हमने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग को मॉर्टगेज कर दिया, यानी कि बैंक के पास गिरवी रख दिया है। इसका मतलब है कि ये 400 लाख रुपए का लोन हम रीपे नहीं कर पाएंगे, तो बैंक को ये राइट होगा कि वो हमारी इस फैक्ट्री लैंड को बेच करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। लोन हमने 10 साल के लिए लिया था, लेकिन वो कह रहा है आफ्टर 7th ईयर HSBC डिमांडेड एडिशनल सिक्योरिटी। अब यहां पर क्या हुआ, HSBC जिसने कि हमें लोन दिया हुआ था उसने कहा कि आप हमें 7वें साल के बाद HSBC ने यह कहा कि आप हमें कुछ एडिशनल सिक्योरिटी दो। शायद उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा कि नॉट सो फाइन लिमिटेड नाम की कंपनी ने जो 400 लाख का लोन लिया है 13% पर एनम के हिसाब से, हो सकता है ये इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट ठीक तरीके से ना दे पा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमसे एडिशनल सिक्योरिटी डिमांड कर सकता है। तो किसी भी कारण से 7वें साल के बाद बैंक ने, HSBC बैंक ने हमसे क्या बोलते हैं एडिशनल सिक्योरिटी डिमांड करी। अब वो कह रहे हैं नॉट सो फाइन लिमिटेड इशूड 15 lakhs वर्थ ऑफ 12% डिवेंचर। तो हमने 15 lakhs वर्थ ऑफ डिवेंचर एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में इशू कर दिए। अब वो कह रहे हैं कि हमें इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब मैं इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। अब ध्यान ये दें, जब मैं इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो व्हेन एंट्री इज पास्ड। देखो यहां पर अब जो मैंने लोन लिया तो ये लोन की तो एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा करके दिखा दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट एंड बीइंग लोन टेकन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ फैक्ट्री लैंड। ये तो ओरिजिनल लोन है जो 400 लाख रुपए का लोन हमने लिया हुआ था, उसकी एंट्री तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के यहां पर कर दी। अब मेन पॉइंट है एंट्री हमें किस चीज की करनी है। जो डिवेंचर हमने एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में इशू करे हैं 15 लाख के,
ये जो 15 लाख के डिवेंचर हमने इशू करे एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, इसकी एंट्री या इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। अब जहां तक इसकी रिकॉर्डिंग का सवाल है, जो डिवेंचर इशू करे जाते हैं एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में, आपने इससे पहले के लेवल पे पढ़ा है कि दो सिचुएशन हो सकती हैं इनसे रिलेटेड, या तो हम एंट्री पास करें या हम एंट्री पास ना करें। तो पहले केस में मैंने लिखा व्हेन एंट्री इज पास्ड, यानी कि जब मैं एंट्री पास करूंगा। अब आप सोचो कि आप खुद एंटिटी हो, आप अपने आप को एंटिटी मानो। मैं हमेशा कहते रहता हूं अकाउंटिंग जो होनी चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से होनी चाहिए। आपके ऑर्गेनाइजेशन ने 400 लाख का लोन लिया था, अब आपने एडिशनल सिक्योरिटी इशू करी है, एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर इशू करे। एटलीस्ट आपको मालूम है कि जब हम डिवेंचर को इशू करेंगे तो डिवेंचर को क्रेडिट करेंगे, और हमने 15 लाख रुपए के 12% डिवेंचर इशू करे। अब अगर मेरे पास पैसा आता तो मैं बैंक अकाउंट लिखता, लेकिन ये डिवेंचर तो मैंने एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में इशू करे। जब मैं एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में डिवेंचर इशू कर रहा हूं तो मेरे पास पैसा थोड़ी आ रहा है। आपकी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम ये डिवेंचर पब्लिक को तो इशू कर ही नहीं रहे, ये तो डिवेंचर हमने सिक्योरिटी के रूप में उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिए। तो इस केस में हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हमारे पास कुछ आ नहीं रहा और हमने डिवेंचर इशू करे तो मैं बदले में डेबिट में क्या लिखूं? अकाउंट्स में जब इस तरह की पशोपेश हो जाती है कि हम कॉरस्पॉन्डिंग आइटम क्या डेबिट करें, तो उस केस में हम एक वर्ड यूज करते हैं सस्पेंस। तो इसलिए यहां पर लिखा जाता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू? इसको क्या लिखा गया है? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। यानी कि जब आप डिवेंचर को इश्यू करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, और अगर आपने ये डिसाइड करा है कि हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, तो उस केस में फिर डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे और डिवेंचर्स को क्रेडिट करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन तुमसे यहीं तक पूछता है, लेकिन अगर क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछ ले कि इन आइटम्स को आप अपनी बैलेंस शीट में कहां पर दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में तुम्हें ये इतनी बड़ी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं समझाने के लिए तुम्हें बनाता रहता हूं। मैंने पूरी बैलेंस शीट यहां पर बना के दिखा दी है, जिसमें पहले शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं, फिर हम शेयर कैपिटल लिखते हैं, फिर रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं। तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो तुमने 2 एंट्री करी है ये चीजें कहां कहां आएंगी। तो तुम्हें मेनली मालूम ये होना चाहिए कि एक तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो तुमने ओरिजिनल लोन लिया हुआ है वो तुम दिखाओगे, और अगर याद रहे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी लिख देना। जो ओरिजिनल लोन हमने लिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे उसको लिख देंगे। और दूसरा, जो तुमने डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट है इसको कहां दिखाना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? एक तो आपने लोन लिया ही हुआ है, हालांकि ये एंट्री तो आप पहले ही कर चुके हैं, लेकिन एक तो ये चीज है, और दूसरा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को आपने कहां दिखाना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि डिवेंचर सस्पेंस में डेबिट बैलेंस है नंबर 1, तो वो एसेट्स में आएगा। डेबिट बैलेंस हमेशा एसेट में आएंगे, और वो कहां आएंगे? नॉन करंट एसेट्स के अंदर। आप एक कैटेगरी होती है अदर नॉन करंट एसेट, आपको याद होगा। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर हम वैल्यूलेस आइटम्स दिखाते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन। इसी तरह डिवेंचर सस्पेंस यहां पर नजर आएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? पक्का समझ में आ गया? और सर जो हमने 12% डिवेंचर इशू करे हैं, हमने 12% डिवेंचर भी तो इशू करे, हाँ उनको भी दिखा सकते हो। 15 लाख जो आपने 12% डिवेंचर इशू करे वो भी नॉन करेंट लायबिलिटी में आप दिखा सकते हो, लेकिन मेनली आपको ये दिखाना है कि ये यहां पर कैसे आएंगे। दूसरा, आप एक नोट बना करके भी दिखा सकते हो। नोट आपने कैसे दिखाया? देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपने ये दिखाया कि 400 लाख रुपए का जो हमने ये लोन लिया हुआ है उसके अगेंस्ट हमने डिवेंचर इशू करे हुए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। ये नोट में दिखाना पड़ता है, और डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट भी आप उसमें से माइनस करके दिखा देंगे। तो इस तरीके से नोट में भी आपको दिखाने का आर्ट आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? मैं कहना क्या चाहता हूं, जब हम डिवेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू करते हैं नंबर 1, और अगर हम उसकी एंट्री करते हैं तो उस केस में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट तो कहां दिखाया जाएगा? एसेट साइड में दिखाया जाएगा। लोन का अमाउंट तो पहले से ही बैलेंस शीट में नजर आ रहा होगा, वैसे तुम लिख देना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे। उसके अलावा नोट में तुम्हें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तुमने 400 लाख लिखा हुआ है, तो नोट में तुम्हें लिखना पड़ेगा कि ये जो लोन है, एक तो हमने एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में 15 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे हुए हैं, और
फिर तुम लिखोगे लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 15 लाख। इस तरह से तुम्हें नोट में इसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन नो जनरल एंट्री इज पास्ड, जब जनरल एंट्री पास नहीं करी जाएगी तो तब कैसे करेंगे? जब जनरल एंट्री पास नहीं करी जाएगी, यानी कि जो डिवेंचर हम देखो, लोन की एंट्री तो हम पहले ही कर चुके हैं, वो तो एंट्री होगी ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, वो तो एंट्री होगी होगी। लेकिन जो हम डिवेंचर एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में इशू कर रहे हैं, अगर हम ये डिसाइड करें या एंटिटी ये डिसाइड करे कि अब की बार हमने एंट्री नहीं करनी है, तो जाहिर है जब एंट्री नहीं करेंगे तो उस केस में कोई एंट्री तो होगी नहीं। तो बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? देखो, बैलेंस शीट में 400 लाख का लोन तो तुमने दिखाना ही दिखाना है, अभी मैंने बताया। बिकॉज तुमने एंट्री नहीं करी है तो अब की बार तुम अदर नॉन करेंट एसेट के आगे कुछ नहीं लिखोगे, क्योंकि तुमने एंट्री तो करी नहीं है। करी है क्या एंट्री? एंट्री तो आपने करी नहीं है ना। लेकिन फिर आपको नोट में एक नोट दिखाना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 400 लाख की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लोन फ्रॉम HDFC या HSBC जो भी है 400 लाख, और तुम्हें ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 15 लाख डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी कि जब कोई एंटिटी डिवेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू करती है और एंटिटी ने डिसाइड करा कि हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है मुझे सिर्फ नोट में ही लिखना है। इज इट क्लियर टू? नोट में भी क्या लिखना है? लोन अमाउंट बस, और ब्रैकेट में मुझे लिखना है सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ जो भी जितने रुपए के भी मैंने डिवेंचर इशू करें। इस केस में 15 लाख के डिवेंचर इशू करें तो सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ रुपीज 15 लाख डिवेंचर। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 3.2 है, जिसको कि आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। 2 ही क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं क्योंकि हम चीजों को रिकैप कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा इससे पहले के लेवल पे आप एक टॉपिक करा करते थे, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि जब कोई कंपनी अपने डिवेंचर इशू करती है, कोई भी कंपनी जब अपने डिवेंचर इशू करती है तो बाकायदा कंपनी को यह मेंशन करना पड़ता है कि ये डिवेंचर जो आज हम इशू कर रहे हैं, करेक्ट, कितने टाइम पीरियड के बाद हम इनको वापस करेंगे। आज हमने ये डिवेंचर इशू करे हैं, कितने टाइम पीरियड के बाद ये डिवेंचर वापस होंगे, नंबर 1, और किस तरीके से वापस होंगे, ये कंपनी को मेंशन करना पड़ता है। और जिस दिन हमने इशू करा है तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस एंट्री में झलक जानी चाहिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, 4.1 को देखें, हार्डली 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यो लिमिटेड इशूड 10,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। 10,000 इंटू 100 कितना हो गया? 10 लाख। यानी कि डिवेंचर की फेस वैल्यू 10 लाख की है। कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। पहले तुमने यहीं तक पढ़ा कि इस कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर को 10% डिस्काउंट पर इशू करा। तो मैं क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। 10 लाख रुपए के डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट पे इशू करा, तो मेरे पास कितना आएगा? 9 लाख आएगा। और मैं डिस्काउंट को डेबिट करूंगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख। जाहिर है पहले मैंने यहीं तक पढ़ा। अब मैं ये देखूंगा आगे की क्या सिचुएशन है। कह रहा है विद द कंडीशन दैट दे विल बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स। अब कंपनी ने ये कहा है इश्यू करते वक्त कि जब भी हम इन डिवेंचर को 3 साल के बाद वापस करेंगे तो हम प्रीमियम पे वापस करेंगे। देखो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट्स में लॉस माना जाता है। वैसे तो डिस्काउंट पे आपने जो इश्यू करा था वो भी लॉस है, लेकिन जब हम वापस करेंगे तो 10 लाख के बजाय हम 10,50,000 रुपए देंगे। 5% का मतलब 5% ऑफ 10 लाख दैट इज 50,000, तो 50,000 रुपए लॉस है। तो आप ये लॉस किसकी वजह से? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से। तो जब आप एंट्री करेंगे तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। आप चाहो तो इन दोनों को मिला करके लॉस भी लिख सकते हो 1,50,000, लेकिन मैंने समझाने के लिए अलग अलग ही लिखा है। तो एक तो लॉस हो रहा है डिस्काउंट की वजह से, दूसरा हम प्रीमियम पे वापस करेंगे तो एक और लॉस हो गया, इनको डेबिट करेंगे। फिर हम लिखेंगे टू डिवेंचर। डिवेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू से आता है। 10,000 डिवेंचर इंटू 100, 10 लाख रुपए तुमने क्रेडिट कर दिए क्योंकि ये डिवेंचर बाहर चले गए। और ये जो लॉस हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से हो रहा है, 50,000 रुपए। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आपने ये क्रेडिट अभी इसलिए करा क्योंकि ये अभी आपके ऊपर लायबिलिटी है जो कि आपने फ्यूचर में पे करनी है। 3 साल के बाद जब आप पेमेंट करोगे तब ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की। तो इश्यू करने की डेट को आपने इस तरीके से एंट्री करनी है कि सारी चीजें क्लियर हो जाए कि कितना पैसा मिला, कितना पैसा जाएगा, कितना हमने डिस्काउंट दिया, कितना हमें लॉस हो रहा है।
अब मान लो 3 साल के बाद जब मैं एक्चुअली में डिवेंचर को पेमेंट करूंगा तो जो भी चीज मैंने यहां क्रेडिट करी हुई है उसको मैं डेबिट करूंगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, और अब मैं इनको एक्चुअल पेमेंट कर दूंगा टू बैंक अकाउंट 10,50,000। इज इट क्लियर टू यू? तो कई बार 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं, आए जा सकते हैं। ये वैसे मैंने तुम्हारे पास्ट एग्जामिनेशन से ही 2 क्वेश्चन ये लिए हुए हैं। इसी तरह से कह रहा है वाह लिमिटेड इश्यूड 15% 50,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो कोई कंपनी है, बड़ी हसमुख कंपनी है वाह लिमिटेड, और उसने 15% डिवेंचर इशू करे हैं। 50,000 डिवेंचर हैं, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, तो 50,000 इंटू 100 50 लाख हो गया। डिवेंचर उन्होंने इशू करे हैं 10% डिस्काउंट पे। पहले यहीं तक आप पढ़ें कि हमने इशू किस तरीके से करें, डिस्काउंट पे करें। अब 50 लाख के डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 50 लाख का 10% 5 लाख, तो इसका मतलब आपको 45 लाख रुपए मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिवेंचर अकाउंट भी डेबिट करेंगे। अब आपने अपने आप को रोक लेना है। अब आप रिडम्पशन की कंडीशन को देखें। आगे कह रहा है रीडेमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद वापस करना है, लेकिन 20% प्रीमियम पर वापस करना है। तो 20% प्रीमियम, 50 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या है? लॉस है, तो लॉस ऑन इश्यू और डिवेंचर को भी आप डेबिट करेंगे। फिर आप लिखे डिवेंचर, आपके यहां से डिवेंचर बाहर जा रहे हैं, 50 लाख के डिवेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू से आते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और ये जो लॉस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को हम क्रेडिट इसलिए नहीं कर रहे कि वो गेन है, क्रेडिट यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है। अभी ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये हमने 10 साल के बाद पे करना है अमाउंट। अब 10 साल के बाद जब मैं एक्चुअल पेमेंट करूंगा तो इन दोनों को डेबिट कर दूंगा और टू बैंक लिख दूंगा। लेट अस से जब एक्चुअल पेमेंट होगी 10 साल के बाद, तो उस वक्त मेरी एंट्री ये होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट, मेरे डिवेंचर वापस आ जाएंगे, मेरी लायबिलिटी जो प्रीमियम और रिडम्पशन की थी वो खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं डेबिट करूंगा, और मेरा कैश बाहर चले जाएगा 60 लाख, वो मैं क्रेडिट करूंगा। इस तरीके से मुझे एंट्री करनी होगी। इज इट क्लियर टू यू? फिर इसमें एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का। हालांकि ये टॉपिक इससे पहले के लेवल पर भी होता है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है। मैंने को मालूम है इस बात का, इसलिए ध्यान रखें। आपको मालूम है कि जब डिवेंचर होल्डर हमारी कंपनी के डिवेंचर खरीदेंगे तो हमारी कंपनी को उन डिवेंचर पे हर साल उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इज इट क्लियर टू यू? वैसे जब कोई कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, तुमने टैक्स में TDS का कॉन्सेप्ट सुना है? यस सर, सुना है। जब हमारी कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है तो कई बार हमें उसमें से कुछ TDS, जिसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कहते हैं, वो हमें काटना पड़ता है। तो एंट्रीज कैसे होंगी तुम्हें ये मुझे समझाना है। रेड इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने 4,000 डिवेंचर इशू करे हैं। 12% उनका कूपन रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 100 रुपए का एक डिवेंचर है। 4,000 इंटू 100 कितना हो गया? डेट इज इक्वल टू 4 लाख हो गया। अब वो कह रहा है कि इन डिवेंचर को हमने इशू करा है 1 अप्रैल 2026 को। ये डेट अपनी बुक्स में ठीक कर लेना, अगर 16 लिखी है तो 26 कर लो, कोई बात नहीं। करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इशू, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। वो क्या कह रहे हैं कि ये जो डिवेंचर कंपनी ने इशू करे हुए हैं 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2026 को कंपनी ने डिवेंचर इशू करे हैं। जनरली कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट जो देती है साल में 2 बार देती है, 6-6 महीने में 1 बार देती है। तो वो कह रहा है, कंपनी ने लिखा हुआ है कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे 30 सितंबर को, यानी कि अगर मैंने 1/4/26 को डिवेंचर इशू करे हैं तो 30 सितंबर 2026 को एक तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर ईयर के एंड में जब मैं पहुंचूंगा 31/3/2027 को, तब मुझे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये है कहानी, इजंट इट? अब कह रहा है, अब जैसे कि यहां पर लिख दिया, एंड द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का बेसिकली मतलब क्या है कि इनकम टैक्स ये कहता है कि डिवेंचर होल्डर्स के हाथ में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो डिवेंचर होल्डर की इनकम माना जाएगा, और लॉजिकली डिवेंचर होल्डर को उस पर टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को 10% के हिसाब से। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी कहता है कि टैक्स की पेमेंट, जैसे इनकम तो ये डिवेंचर होल्डर की है, ये डिवेंचर होल्डर है जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इनकम तो उस होल्डर की है, और उसको गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करना है 10% के हिसाब से। जो भी उसकी इंटरेस्ट की इनकम होगी उस पर 10% के हिसाब से उसको टैक्स पे करना है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि टैक्स तो यही माना जाएगा कि डिवेंचर होल्डर ने अपने इनकम से पे करा है, लेकिन इस टैक्स को पे करने की जिम्मेदारी कंपनी की है।
कंपनी की है। फॉर एग्जाम्पल कोई डिवेंचर होल्डर है और उसका इंटरेस्ट 10,000 रुपए का बनता है सिंप्लिसिटी के लिए, तो 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 रुपए। कंपनी TDS उसका 1,000 रुपए काटेगी, 9,000 रुपए डिवेंचर होल्डर को दे देगी और ये 1,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए जाएंगे, लेकिन ये माना जाएगा कि ये 1,000 रुपए जो है डिवेंचर होल्डर्स ने ही गवर्नमेंट को दिए हैं। हालांकि इस पेमेंट करने की जिम्मेदारी उस कंपनी की है जिसने इंटरेस्ट पे करा है। करेक्ट। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का कॉन्सेप्ट आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है, टैक्स आप मुझसे ज़्यादा पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया है कि कोई भी डिवेंचर होल्डर अपनी इंटरेस्ट की इनकम पे टैक्स छुपा ना सके, क्योंकि कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगी तो उसी वक्त टैक्स काट लिया जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये क्वेश्चन है। फिर आगे कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर एंडिंग 31st of March 2026। फॉर हाफ ईयर एंडिंग नहीं होना चाहिए, फॉर ईयर एंडिंग होना चाहिए। फॉर ईयर एंडिंग 31st of March 2027 कर लेना, ये 27। अब देखें यहां पर, पहले तो मुझे ये बताओ मेरे डिवेंचर कितने के, 4,000 इंटू 100। डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 4,000 इंटू 100। 4,000 इंटू 100 का मतलब 4 लाख। इसको मैं बोलूंगा डिवेंचर की फेस वैल्यू। डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 4 लाख। अब 4 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है, तो 12%। और अब पहले तो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा 30th सितंबर को, और 30th सितंबर का मतलब मुझे यहां से लेके यहां तक 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटू 6/12 में करूंगा, तो 48 का हाफ कितना हो गया, 24,000। तो 24,000 की इंटरेस्ट की पेमेंट मुझे करनी है। यानी कि 30 सितंबर को मेरी एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखें। ये एंट्री जो मेरी हो रही है, जो मैंने यहां लिखी है, दिस एंट्री इज ऑन 30th सितंबर 2026। तो 30 सितंबर 2026 को हम एंट्री क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 24,000। अब लेकिन इसका मतलब हमारी कंपनी ने अपने डिवेंचर होल्डर को 24,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन उस 24,000 में से 10% टैक्स कटेगा, तो 2,400 तो TDS हो जाएगा जो एंटिटी गवर्नमेंट को पे करेगी, और जो बच गया बैलेंस अमाउंट अब कितना बच जाएगा, इसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो 21,600 का बैलेंस बचेगा। ये डिवेंचर होल्डर को पे करा जाएगा, ये गवर्नमेंट को पे करा जाएगा। तो बस उसके हिसाब से तुम एंट्री कर दोगे। टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 21,600। 24,000 के इंटरेस्ट में से 21,600 तो हम डिवेंचर होल्डर को दे देंगे, और इनकम टैक्स पेएबल 2,400 ये पैसा हमने गवर्नमेंट को देना है। अब जो हमने डिवेंचर होल्डर को देना है, क्योंकि एक तरीके से ये ड्यू एंट्री है, अब जो पैसा मैंने पे करना है तो उसकी अगली एंट्री अब मैं जो करूंगा, अगली एंट्री नंबर B, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। डिवेंचर होल्डर को 21,600 देने थे, टू बैंक अकाउंट 21,600, और जो इनकम टैक्स मैंने पे करना था, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट 2,400, टू बैंक अकाउंट 2,400। फिर एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर देंगे। अब ध्यान ये रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपने डेबिट करा हुआ है, ये आपके लिए खर्चा भी तो है ना, तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, और यही 4 एंट्री आप रिपीट कर देंगे अगली डेट को भी सेम अमाउंट से, क्योंकि अगला इंटरेस्ट भी तो 24,000 का होगा इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक, तो नेक्स्ट डेट को भी यही 4 एंट्री रिपीट हो जाएंगी और इसी अमाउंट से रिपीट हो जाएगी। तो ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का कॉन्सेप्ट है। वैसे जो अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है TDS का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री करनी है। वो कह रहा है MRF इंडिया लिमिटेड ने 1/4/2016 की बजाय, तुम्हारी बुक्स में मोस्टली जो तुम्हारे पास बुक्स होंगे शायद उसमें 26 लिखा होगा, तो 26 ही डेट कर लो। इशूड 20,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। 20,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले इशू करे हैं, तो डेट इज इक्वल टू 20 लाख हो गया, और हमने ये प्रीमियम पर इशू करे हैं, और इन डिवेंचर को हमने 5 साल के बाद पे करना है। फिलहाल पॉइंट उसका नहीं है कि हमने पेमेंट कब करनी है, मेन पॉइंट है कि हमने 20,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले इश्यू करें 12% के हिसाब से 1/4/2026 को, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द इशू। अब जो इशू की टर्म्स हैं उसके मुताबिक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10% है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज
टू डिवेंचर अकाउंट फॉर द हाफ ईयर एंडिंग, फिर से यहाँ हाफ ईयर लिख दिया, एक्चुअली हाफ ईयर एंडिंग की जो डेट है फिर उन्होंने डेट ठीक नहीं लिखी, फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर लिखना चाहिए, 30 सितंबर 2027 इज इट क्लियर, 30 सितंबर 2026 सॉरी, हाफ ईयर एंडिंग, क्योंकि हाफ ईयर तो इसी दिन एंड होगा ना। देखो अकाउंटिंग ईयर 1/4/2026 को स्टार्ट हो रहा है, तो 6 महीने कब खत्म होंगे, 30 सितंबर 2026 को खत्म होंगे। वो कह रहे हैं इस डेट को आपने एंट्री करके दिखानी है, तो उसी तरीके से आप पहले एंट्री करेंगे। हमेशा पहले आप क्या करें, फेस वैल्यू कंप्यूट कर लें, जैसे कि 20,000 कुल डिवेंचर है और 100 रुपए का एक डिवेंचर है। डिवेंचर की टोटल फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लाख रुपए की टोटल फेस वैल्यू हो गई डिवेंचर की। अब इंटरेस्ट तुम्हें जो दिया हुआ है 12% के हिसाब से दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट 12% है और तुम्हें 6 मंथ्स का पहले तो इंटरेस्ट निकालना है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 20 लाख का 12% कितना हो जाता है, 20 लाख रुपए के डिवेंचर हैं और डिवेंचर का इंटरेस्ट 12% था ना क्वेश्चन में, हाँ जी 12%, तो 1 साल का इंटरेस्ट तो 1,20,000 रुपये हो जाता है, 1,20,000 रुपये तो 1 साल का हो जाएगा, तो 6 महीने का जो हो जाएगा 60,000 का हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? एक्चुअली इस क्वेश्चन में उसने लिखा है, चलो खैर अब जो भी लिखा है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, हमने जिस तरह से क्वेश्चन लिखाया है उसी हिसाब से हम एंट्री करेंगे। तो 12% के हिसाब से हो गया 2,40,000, सॉरी 2,40,000 होता है, कितना होता है 2,40,000 ही होता है 1 साल का, तो मेरे ख्याल से फिर भी मैं चेक कर लूँ, कई बार ना प्रॉब्लम मुझसे भी हो जाती है। 2,40,000 का हाफ कितना हो गया, 1,20,000, तो 1,20,000 रुपये जो है 6 महीने का इंटरेस्ट बन जाएगा। अब ये जो 1,20,000 का इंटरेस्ट बनेगा, इस 1,20,000 के इंटरेस्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%, तो 10% तो आप टैक्स काटेंगे 12,000 और बैलेंस जो बचेगा वो आप डिवेंचर होल्डर को पे कर देंगे। बैलेंस जो आपका बचेगा 1,02,000, 1,02,000। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि जब मैं 30 सितंबर को पहुंचूंगा तो मेरी पहली एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैंने पे करना है, कितना पे करना है सर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो आपने पे करना है 1,20,000, तो 1,20,000 से मेरी एंट्री होगी, करेक्ट। इस तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट की बात बता रहा हूँ, करेक्ट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मुझे इतना पे करना है। अभी अभी मैंने बताया जो इंटरेस्ट हमने पे करना होता है उसमें से कुछ तो हमने डिवेंचर होल्डर्स को पे करना होता है, तो 1,20,000 में से 1,02,000 रुपये तो मुझे डिवेंचर होल्डर को पे करने हैं, तो मैं लिखूंगा टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और कुछ मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, तो उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स पेएबल, क्योंकि ये TDS है, इनकम टैक्स पेएबल। इस तरीके से आप एंट्री कर देंगे 12,000 इस तारीख को, ये तो आपकी पहली एंट्री होगी। फिर एक्चुअल पेमेंट की एंट्री आप कर दें। एक्चुअल पेमेंट की एंट्री आप इकट्ठे भी कर सकते हैं। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1,02,000, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट ITP, मैंने लिखा इनकम टैक्स पेएबल, इसका मतलब है ITP, तो इनकम टैक्स पेएबल 12,000, इसको भी डेबिट कर दो और टू बैंक लिख दो। तो ये तुमने इनकी एक्चुअल पेमेंट कर दी। 1,20,000 का जो पेमेंट आपने करनी थी 1,02,000 डिवेंचर होल्डर को दे दिया, बाकी आपने गवर्नमेंट को दे दिया। अब एंट्री नंबर जब मैं C करूंगा तो जो ये इंटरेस्ट का खर्चा है उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में ले जाया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, ये एंट्री आप कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, और ये एंट्री जो होगी 1,20,000 से होगी, जो खर्चा है पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। और यही एंट्री आप रिपीट कर देंगे ईयर के एंड में भी। और चाहें तो इस क्वेश्चन में आप बिगनिंग की डेट को एक एंट्री कर सकते हैं। बिगनिंग की डेट को जो एंट्री करेंगे वो क्या एंट्री करेंगे कि आपने 20 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे हैं, 20 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करें, और इशू करते वक्त तो कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन इन डिवेंचर को हमने वापस करना है प्रीमियम पे 10%। यानी कि जिस दिन मैंने ये डिवेंचर इशू करे तो उस दिन मेरी एंट्री क्या होगी, वैसे ही मैंने पूछ लिया। मैं चाहूँ तो इसमें इशू की डेट को भी एंट्री करके दिखा सकता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, भाई 20 लाख रुपए के डिवेंचर मेरे पास आ रहे हैं, तो 20 लाख रुपए मैं यहाँ पर लिख दूंगा,
20 लाख रुपए के डिवेंचर आ रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं है, वैसे ही लिख दिया मैंने, है नहीं, चलो लिख छोड़ो। अब उसके अलावा हमने इन डिवेंचर को वापस करना है प्रीमियम पे, तो डिवेंचर 20 लाख रुपए, डिवेंचर हमेशा अपनी फेस वैल्यू से आएंगे, ये ध्यान रखना। अब हमने वापस करना है 10% प्रीमियम पे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन शॉर्ट में मैंने POR लिख दिया, 10% है 2 लाख। तो तुम्हें एक लॉस हो गया, तो लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, वो तुम डेबिट में लिख दोगे, लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट दैट इज इक्वल टू 2 लाख। इस तरीके से आप ये एंट्री कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो बाकी ये जो मैंने सॉल्यूशन करा है इसकी एंट्री देख लेना, इसमें TDS का शायद एंट्री नहीं करी हुई है। उसके बाद है डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। अब ये डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट का टॉपिक क्या है, और ये भी आपको थोड़ा आना चाहिए। क्या होता है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार छोड़ देते हैं और कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पास्ट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। 6.1 में क्या कह रहा है, गुडले इंडिया लिमिटेड ने 50,000 डिवेंचर इशू करे हैं, 10% डिवेंचर हैं, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, और कह रहा है ये डिवेंचर हमने जो इशू करे हैं 1/4/2016 में इशू करे हैं। कब इशू करे हैं? 1/4/2016 में। तो इस कंपनी ने डिवेंचर तो इशू करे हैं 1/4/2016 में, लेकिन वो कह रहा है दीज आर रिडीमेबल। अब इनको हमने रिडीम कब करना है? 31/10/2021 में रिडीम करना है। इन डिवेंचर को हमने जो रिडीम करना है, इन डिवेंचर को जो रिडीम करना है वो इस तारीख को करना है, 31 अगस्त 2021 को करना है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ डिवेंचर शेल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017। यानी कि जब मैं फर्स्ट ईयर के एंड में पहुंचूंगा, जो कि 31/3/2017 को खत्म होगा, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है इस तारीख को डिवेंचर, इस तारीख को आप डिवेंचर को बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? भाई जाहिर है कि डिवेंचर को इस तारीख को जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा 31/3/2017 को, तो मैं इसको नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर दिखाऊंगा। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर अगर आपको याद रहता है तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर दिखाए जाते हैं डिवेंचर, और आप लिख दोगे 10% डिवेंचर दैट इज 50 लाख, दैट इज 50 लाख। तो ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, डिवेंचर आपको मालूम ही है कि हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में ही दिखाते हैं। तो जैसे कि मैंने यहां बताया हुआ है, तो 10% डिवेंचर 50 लाख रुपए आप अपनी नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। लेकिन जो मैं पॉइंट आपको बताना चाहता हूं वो ये है, कह रहा है राइजिंग इंडिया लिमिटेड ने एक बार फिर से कहता है 50,000 डिवेंचर 10% इशू करे 1/4/2016 को, और कह रहा है ये रिडीमेबल हैं 31/10/2021 को। ये भी उसने कहा पिछले क्वेश्चन की तरह। अब वो कह रहा है 5,000 ऑफ दीज डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन से ऑन 31/7/2017, 31/7/2017। अब कह रहा है हाउ डिवेंचर शेल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज ए 31/3/2017। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। वो क्या कह रहा है कि कंपनी ने 1/4/2016 को डिवेंचर इशू करे हैं। जाहिर है कि मेरा पहला साल खत्म होगा 31/3/2017 को। जब मैं 31/3/2017 को पहुंचूंगा तो मेरा पहला साल खत्म होगा, इसमें तो किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए ना। 31/3/2017 को कोई डाउट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए 31/3/2017 को। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो डिवेंचर हमने इशू करे थे 50,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले हमने इशू करे हैं, 10% उसका कूपन रेट है, और कह रहा है कि वैसे हमने इन डिवेंचर को रिडीम जो करना है, वैसे तो हमने करीब 2021 में करना है। ये डिवेंचर को हमने रिडीम करना है 31 अक्टूबर 2021 को, काफ़ी टाइम के बाद रिडीम करना है, 4-5 साल के बाद। लेकिन उसने बीच में एक चीज़ ये बता दी कि जो हमने ये डिवेंचर इशू करे हैं 50,000 डिवेंचर जो हमने इशू करे हैं 100 रुपए वाले, वो कह रहे हैं इन डिवेंचर्स के अंदर जो ये 50,000 डिवेंचर हैं, कह रहे हैं 5,000 ऑफ दीज डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31/7/2017। अब देखो यहां पर ये मेरी बैलेंस शीट की डेट कौन सी है? 31/3/2017। अब बैलेंस शीट के डेट के बाद जब अगला साल स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट होगा 1/4/2017 से, और वो खत्म कब होगा? 31/3/2018 को खत्म होगा। वो क्या कह रहा है कि जो 50,000 रुपए के डिवेंचर आपने इशू करे हुए हैं, वैसे तो ये 50,000 रुपए के डिवेंचर आपने वापस करने हैं इस तारीख को,
लेकिन फिर उसने इसमें एक बात कह दी कि इन 50,000 के जो 50,000 डिवेंचर हैं, इसमें से कुछ डिवेंचर वो कह रहा है इस तारीख को वापस होंगे, इस तारीख को वापस होंगे, डेट इज 31 जुलाई 2017 को। अब ये 31 जुलाई 2017 नो डाउट जिस तारीख को, जिस ईयर में आपने डिवेंचर इशू करे हैं वो तो हो गया ईयर 1, लेकिन ये 5,000 डिवेंचर तो ईयर 2 में ही ड्यू हैं। 5,000 डिवेंचर को आपने पे करना है 5,000 इंटू 100 के हिसाब से, सॉरी 10 रुपए के हिसाब से। 50,000 डिवेंचर 100 रुपए वाले हैं, अच्छा मेरे को लगा 10 रुपए वाले हैं। तो इन डिवेंचर को आपने वापस करना है इस तारीख को। अब की बार वो कह रहा है कि जब आप अपनी बैलेंस शीट 31/3/2017 को बनाएंगे तो किस तरीके से डिवेंचर को दिखाएंगे। तो जब मैं 31/3/2017 को अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर हम जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखते हैं, तो अब की बार जैसे पिछली बार तो क्या था, मैंने सारा का सारा अमाउंट नॉन करंट लायबिलिटी में लिख दिया था। अब की बार मैंने क्या करा, 50,000 में से 5,000 डिवेंचर्स पहले मैंने माइनस कर दिए, बच गए कितने 45,000 डिवेंचर। तो 45,000 डिवेंचर जो हैं इनटू 100 यानी कि 4 लाख, सॉरी यानी कि 45 लाख, तो 45 लाख वर्थ के डिवेंचर तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माने जाएंगे। ये तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माने जाएंगे बिकॉज आप रिपोर्टिंग इस दिन कर रहे हैं ना, 31/3/2017 को आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो 31/3/2017 को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ये वाले डिवेंचर तो काफ़ी टाइम के बाद पे होने हैं, 4 साल के बाद पे होने हैं। तो ये तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ही, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा के बाद कोई भी अमाउंट पे करना हो तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माना जाएगा। लेकिन ये जो डिवेंचर है 5,000 इंटू 100, जिस तारीख को आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके तकरीबन 3 महीने के बाद आपको ये अमाउंट पे करना है। तो इसका मतलब इन डिवेंचर को करंट लायबिलिटी में रखा जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि फिर आप करंट लायबिलिटी के अंदर भी कुछ दिखाओगे। करंट लायबिलिटी के अंदर अगर आपको याद रहे तो एक सब हेडिंग होती है अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स, जैसे हम करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल्स लिखते हैं जिसके अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लिखते हैं, ऐसी एक अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर सब हेडिंग होती है करंट लायबिलिटी। हो सके तो, नहीं तो करंट लायबिलिटी के नीचे लिख देना, और याद रहे तो अदर करंट लायबिलिटी के सब हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे। और हम क्या लिखेंगे, अदर करंट लायबिलिटी डेट इज 5,000 10% डिवेंचर। तो 5,000 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, डेट इज इक्वल टू 5 लाख। तो ये पॉइंट तुम्हें समझ में आना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि डिवेंचर वर्ड है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी ही होगा, लेकिन अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि बावजूद इसके कि ये डिवेंचर हैं, इसको आप करंट लायबिलिटी में भी कई बार दिखाना पड़ता है, खास तौर से जब उनकी मैच्योरिटी की डेट जो है अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के 12 महीने के अंदर अंदर पड़ रही है। क्योंकि अकाउंटिंग ईयर आपका 31/3/2017 को खत्म होगा, तो इन डिवेंचर को 3 महीने के बाद आपने पे करना है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज करंट लायबिलिटी। ये पॉइंट आपकी समझ में आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। इससे पहले के लेवल पे आप एक टॉपिक और करा करते थे, अगर आपको याद हो तो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, करेक्ट? ये सब टॉपिक इससे पहले के लेवल पे आपने करे हुए। मैंने पहले कहा है कि शुरुआती टॉपिक्स जो हैं वो बेसिकली इसलिए बनाए गए हैं कि आपको सारी चीजें रिकैप हो जाए। अब डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, हमें मालूम है जब एक कंपनी डिस्काउंट देती है डिवेंचर को, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, करेक्ट, और उसने ईयर 1 में कुछ डिवेंचर इशू करे, 100 लाख के, 10 लाख के, छोड़ो उसको, और मान लेते हैं कि इन डिवेंचर को हमने 10 साल के बाद वापस करना है। जब कंपनी ने ये डिवेंचर इशू करे तो कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया लेटर से 10 लाख का। अब डिस्काउंट हमें मालूम है कि कंपनी के लिए लॉस है, अगर लॉस है तो हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना पड़ता है। तो पॉइंट, और जैसा कि आपको मालूम है, पॉइंट ये नहीं है कि हम ये सारा डिस्काउंट फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, नहीं, बिकॉज हम डिवेंचर का यूज 10 सालों तक कर रहे हैं। भाई डिवेंचर का यूज 10 सालों तक एंटिटी कर रही है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप डिवेंचर का यूज तो 10 साल के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो लॉस है इसको भी 10 सालों में ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। पॉइंट ये होता है। ये चीजें आपने इससे पहले के लेवल पे सीखी हैं, इजंट इट और नॉट? तो अब मेनली पॉइंट यही है कि
जो कंपनी ने डिस्काउंट पहले साल में दिया उसको ओवर द लाइफ ऑफ द डिवेंचर हमने एलोकेट करना होता है, बस ये हमें मालूम होना चाहिए। तो 7.1 में वो क्या कहता है, हयात रीजेंसी इंडिया ग्रुप लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसने 2 लाख डिवेंचर इशू करे एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% पर। सबसे पहले तो मुझे बताओ, हयात रीजेंसी ने जब ये डिवेंचर इशू करे एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% पर और कह रहा है रीपेएबल बाय एनुअल ड्रॉइंग्स ऑफ ₹40,000, इसका क्या मतलब है ये मैं बताता हूं। और उसने ये भी कहा स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द इश्यू। वे अभी तक जो क्वेश्चन की कहानी है, इस क्वेश्चन की कहानी में 7.1 में कंपनी ने डिवेंचर इशू करे, करेक्ट, कंपनी ने डिवेंचर इशू करे हैं और वो कह रहा है कंपनी ने 2 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे हैं और किस तारीख को करे ये तो नहीं बताया। तो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग की डेट को, जो भी फर्स्ट ईयर की बिगनिंग की डेट है, यानी कि बिगनिंग में जाहिर है कि एंटिटी ने एक एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 2 लाख रुपए के डिवेंचर हमने इशू करे हैं और 6% डिस्काउंट पर इशू करे हैं, तो 2 लाख माइनस 6% दैट इज इक्वल टू 12,000, तो कितना हो गया 1,88,000। इतना पैसा हमारे पास आया और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये भी हमने डेबिट करा होगा और ये हमारे लिए लॉस है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दैट इज इक्वल टू 12,000, इजंट इट और नॉट। और इसमें लिखा नहीं है कि डिवेंचर हम प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं, तो इसका मतलब डिवेंचर को हम पार पे ही वापस कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा कितना परसेंट डिवेंचर है, परसेंटेज डिवेंचर नहीं दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू डिवेंचर अकाउंट 2 लाख, तो आपकी ये एंट्री होगी। इसका मतलब है 1,88,000 रुपीज आपके पास आए और जब भी आप वापस करेंगे कुल अमाउंट 2 लाख रुपए का आपने वापस करना है डिवेंचर होल्डर को। अब हमें मालूम है कि जब कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है, अब मैं कई बार ऑलमोस्ट तकरीबन हर क्वेश्चन में आपको बताता चला आ रहा हूं कि जब भी कोई कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी अपनी टर्म्स को क्लियर कर देती है, इशू की डेट को ही क्लियर कर देती है कि हम आपके डिवेंचर कब वापस करेंगे, कैसे वापस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कंपनी ने क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कंपनी ये नहीं कह रही कि हम एक पर्टिकुलर डेट को आपका पैसा वापस करेंगे, पहले तो ये नहीं लिखा। वो कह रहा है कंपनी के डायरेक्टर ने क्या डिसाइड करा, मैं आपको थोड़ा क्लियरली यहां बता देता हूं। अब की बार कह रहा है कंपनी के डायरेक्टर ने ये डिसाइड करा कि ये जो 2 लाख रुपए के डिवेंचर हमने इशू करे हैं फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में, ये फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में 2 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, 2 लाख डिवेंचर नहीं, 2 लाख रुपए के डिवेंचर हैं। अब जब फर्स्ट ईयर का एंड होगा, फर्स्ट ईयर का जब एंड होगा तो डायरेक्टर कह रहे हैं हम क्या करेंगे कि हम लॉटरी सिस्टम से 40,000, देखो जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो आपके पास तो एक पेपर स्लिप आती है, कंपनी के पास भी तो कुछ उसका एविडेंस रहता होगा ना, कंपनी के पास भी एक स्लिप रहती होगी। तो जितने भी डिवेंचर होल्डर हैं उनके नाम पते कंपनी के पास होते हैं। कंपनी क्या करती है, डिब्बों में वो सब नाम डाल देगी और फिर लॉटरी सिस्टम से नाम निकाले जाएंगे, जिसको एनुअल ड्राइंग सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब है कंपनी ये कह रही है कि हम हर साल थोड़ा थोड़ा कुछ अमाउंट डिवेंचर होल्डर का वापस करेंगे, यानी कि हमारे 2 लाख रुपए के डिवेंचर हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, कंपनी ने कहा है कि हम हर साल 40,000 रुपए के डिवेंचर वापस करेंगे। एनुअल ड्राइंग्स का मतलब ये है, यानी कि फर्स्ट ईयर में कंपनी 40,000 रुपए के डिवेंचर वापस कर देगी। अगर कंपनी 40,000 रुपए के डिवेंचर वापस कर देगी तो मुझे ये बताओ फर्स्ट ईयर के बाद कंपनी के डिवेंचर कितने बचेंगे, 1,60,000 के बचेंगे या नहीं बचेंगे? सर बिल्कुल बचेंगे 1,60,000 के, कि नहीं? इसी तरीके से जब सेकेंड ईयर का एंड होगा तो डायरेक्टर फिर से 40,000 रुपए के डिवेंचर वापस करेंगे। तो सेकेंड ईयर के एंड में इसका मतलब कंपनी के पास 1,20,000 के डिवेंचर हैं। भाई इसका यही तो मतलब हुआ ना। इसका यह भी मतलब हुआ कि फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग से फर्स्ट ईयर के एंड तक कंपनी ने 2 लाख रुपए के डिवेंचर इस्तेमाल करे। सेकेंड ईयर की बिगिनिंग से लेके फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर का एंड तो हो चुका है, सेकेंड ईयर की बिगिनिंग से लेके सेकेंड ईयर के एंड तक कंपनी ने 1,60,000 रुपए के डिवेंचर इस्तेमाल करे। फिर हम थर्ड ईयर के एंड में पहुंचेंगे, फिर से 40,000 रुपए के डिवेंचर हम वापस कर देंगे। तो अब कितना अमाउंट बच जाएगा? सेकेंड ईयर के बाद 1,20,000 बचा था, थर्ड ईयर के बाद अब 80,000 बच जाएगा। इसका यह भी मतलब हो गया कि सेकेंड ईयर की बिगनिंग से लेकर के इस तारीख तक हमने इतने डिवेंचर इशू करे। इसी तरह से फिर फोर्थ ईयर खत्म होगा, करेक्ट?
फिर हम 40,000 रुपए के डिवेंचर वापस कर देंगे, तो फिर 40,000 के डिवेंचर बचेंगे। एक सेकंड के लिए, फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने 40,000 माइनस करे तो 1,60,000 फर्स्ट ईयर के एंड में बचे। फिर सेकंड ईयर में 40,000 माइनस करे तो 120 बचे। थर्ड ईयर में 40 माइनस करे तो 80 बचे। फिर हमने 40, और उसके बाद जैसे ही फिफ्थ ईयर खत्म होगा, ये जो 40,000 के डिवेंचर थे ये भी वापस हो जाएंगे। जाहिर है कि उसके बाद कोई डिवेंचर नहीं बचेगा। कहने का मतलब ये है। तो आपको समझना क्या है कि आपने डिवेंचर को जो यूज करा 5 सालों में, वो इस रेशियो में यूज करा है। समझ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? फर्स्ट ईयर के एंड से लेके, फर्स्ट ईयर की बिगनिंग से लेके फर्स्ट ईयर के एंड तक आपने 2 लाख रुपए के डिवेंचर इस्तेमाल करें। इनफैक्ट ये आपने इस्तेमाल करे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर की बिगनिंग से लेके फर्स्ट ईयर के एंड तक। सेकेंड ईयर की बिगनिंग से सेकेंड ईयर के एंड तक आपने 1,60,000 के डिवेंचर यूज करे, और फिर इसी तरह से इतने डिवेंचर यूज करे। फोर्थ ईयर में आपने इतने डिवेंचर यूज करे, और फिफ्थ ईयर में आपने इतने डिवेंचर यूज करे। ये इसका मतलब है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए वैसे ही बताया, और मैं आपको टेबुलर फॉर्मेट में बताता हूं। बताने के पीछे मकसद ये है कि हर साल आपने कितने रुपए का बेनिफिट डिवेंचर से लिया, या कितने रुपए के डिवेंचर आपकी कंपनी ने यूज करे, इस बेनिफिट के रेशियो में जो डिस्काउंट हमने दिया है, उस डिस्काउंट को हमें राइट ऑफ करना है। ये जो डिस्काउंट 12,000 रुपए का है, बेसिकली हमें इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना होता है। और तुम्हें मालूम है कि वो हम कैसे करते हैं, वही चीज मैंने तुम्हें याद दिलाने की कोशिश करी। यानी कि जब फर्स्ट ईयर का एंड होगा, मैं एक टेबल बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि 12,000 रुपए का डिस्काउंट है, मैंने यहां एंट्री में आपको बता ही दिया था। अब यहां पर पहले तुम टेबल बनाओगे ईयर एंड डेट, फर्स्ट ईयर एंड, सेकंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड, फिफ्थ ईयर एंड। अब देखो, सबसे पहले तो आप ऐसे लिखेंगे 2 लाख। इसका मतलब फर्स्ट ईयर की बिगनिंग से फर्स्ट ईयर के एंड तक आपने 2 लाख रुपए के डिवेंचर यूज करे। फर्स्ट ईयर खत्म होगा, 40,000 के डिवेंचर आप दे देंगे, तो सेकंड ईयर की बिगनिंग से सेकंड ईयर के एंड तक आपने 1,60,000 इस्तेमाल करे। फिर 40,000 आप दोगे, तो उसका मतलब थर्ड ईयर की बिगनिंग से थर्ड ईयर के एंड तक 1,40,000 के डिवेंचर इस्तेमाल करे। और जैसे ही थर्ड ईयर खत्म होगा, फिर 40,000 के डिवेंचर चले जाएंगे, तो फोर्थ ईयर की बिगनिंग से फोर्थ ईयर के एंड तक आपने 80,000 इस्तेमाल करे। जैसे ही फोर्थ ईयर खत्म होगा, फिर 40,000 के डिवेंचर चले जाएंगे, तो फिफ्थ ईयर में आपने बिगनिंग से एंड तक 40,000 के डिवेंचर इस्तेमाल करे, और जैसे ही फिफ्थ ईयर खत्म होगा, ये डिवेंचर भी आप वापस कर देंगे। अब इनका रेशियो आपने ले लिया, तो रेशियो 5, 4, 3, 2, 1 आ जाएगा, टोटल 15 आ जाएगा। तो ये क्या बता रहा है? यूज ऑफ रेशियो, कि जिस तरीके से हम डिवेंचर को यूज कर रहे हैं, उसी रेशियो के हिसाब से जो डिस्काउंट है 12,000 का, वो हमें राइट ऑफ करना पड़ता है। यानी कि फर्स्ट ईयर में मैं डिस्काउंट को राइट ऑफ करूंगा 4,000, टोटल डिस्काउंट 12,000 है, और 5 × 15 इस रेशियो में हमने डिस्काउंट को एलोकेट करना होता है। तो हर साल तुम इतना इतना डिस्काउंट राइट ऑफ करोगे। जब कोई कंपनी डिस्काउंट को राइट ऑफ करती है, तो उसकी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्योंकि ये खर्चा मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करूंगा। एंट्री हर साल यही रहेगी, बट अमाउंट चेंज होता रहेगा। फर्स्ट ईयर के एंड में 4,000 से एंट्री होगी, फिर P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 3,200 से, और फिर P&L टू डिस्काउंट 2,400 से, एंड सो ऑन। तो ये टॉपिक इससे पहले के लेवल पे आप करते थे, ये उससे रिलेटेड चीज है। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है 7.2, उसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि F33 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसने 12% डिवेंचर इशू करे हैं, 10 लाख रुपए के डिवेंचर हैं। ये रुपए में दिया हुआ है, 8% डिस्काउंट है, रीडेमेबल एट पार, और वापस हमने इनको पार पे करना है। तो और कह रहा है दैट डिवेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड बाय ड्रॉइंग्स इन द फॉलोइंग मैनर। तो पिछली बार तो एनुअल ड्राइंग्स थी कि हर साल हम 40,000 रुपए के डिवेंचर वापस करेंगे। अब की बार वो क्या कह रहे हैं कि कंपनी ने क्या डिसाइड करा कि हम जो डिवेंचर वापस करेंगे सेकंड ईयर में 1 लाख रुपए के, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में कोई डिवेंचर वापस नहीं हुए, सेकंड ईयर के डिवेंचर में 1 लाख रुपए के डिवेंचर वापस करेंगे, थर्ड ईयर में 2 लाख के डिवेंचर वापस करेंगे, फोर्थ ईयर में 3 लाख के डिवेंचर, और 5वें साल में 4 लाख रुपए के डिवेंचर वापस करेंगे। सबसे पहले तो आप डिस्काउंट कंप्यूट करेंगे, 10 लाख रुपए के डिवेंचर हैं, 8% के हिसाब से 80,000 रुपए आपका डिस्काउंट आ जाएगा। मेनली उस डिस्काउंट को हमने राइट ऑफ करना है। जब राइट ऑफ करेंगे तो उसी तरह से जैसे मैंने टेबल बनाया था, पहले तो आप ईयर एंड डेट लिखें, पहले 2 कॉलम बनाएं सिर्फ। इज ए क्लियर टू?
अब इस तरह से सोचें, फर्स्ट ईयर की बिगनिंग से फर्स्ट ईयर के एंड तक आपने पूरे 10 लाख रुपए के डिवेंचर इस्तेमाल करे, लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में आपने कोई डिवेंचर वापस नहीं करे, तो इसलिए सेकंड ईयर की बिगनिंग से सेकंड ईयर के एंड तक भी आपने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इस्तेमाल करे। अब जैसे ही सेकंड ईयर खत्म होगा, आप क्वेश्चन में लिखा है आपने 1 लाख रुपए के डिवेंचर वापस कर दिए, तो 1 लाख रुपए के डिवेंचर वापस कर दिए, तो इसका मतलब थर्ड ईयर की बिगनिंग से थर्ड ईयर के एंड तक आपने 9 लाख रुपए के डिवेंचर इस्तेमाल करे। अब जैसे ही सेकंड ईयर खत्म होगा, आप 2 लाख रुपए के डिवेंचर वापस कर दोगे। लिखा हुआ है टेबल में कि सेकंड ईयर में हमने 2 लाख रुपए के डिवेंचर वापस, हम थर्ड ईयर में आ चुके हैं, तो 2 लाख रुपए के डिवेंचर वापस होंगे। तो थर्ड ईयर के एंड में 2 लाख रुपए के डिवेंचर और वापस हो गए, तो अब बच गए 7 लाख। इसका मतलब फोर्थ ईयर की बिगनिंग से फोर्थ ईयर के एंड तक हमने 7 लाख के डिवेंचर इस्तेमाल करे। अब जैसे ही फोर्थ ईयर का एंड होगा, 3 लाख रुपए के डिवेंचर बाहर चले जाएंगे, क्योंकि यहां लिखा हुआ है फोर्थ ईयर में 3 लाख रुपए के डिवेंचर हमने वापस करे। तो 7 में से 3 लाख चले गए, तो इसका मतलब फिफ्थ ईयर की बिगनिंग से फिफ्थ ईयर के एंड तक 4 लाख के डिवेंचर इस्तेमाल हुए, और जैसे ही फिफ्थ ईयर खत्म होगा, 4 लाख रुपए के ये डिवेंचर भी हमारे वापस हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो अब इनका तुम रेशियो ले लोगे, जाहिर है कि अब की बार रेशियो 10 और 10, फिर 9, फिर 7, फिर 4, इन सब का टोटल कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये जो आपका डिस्काउंट है वो आप इस रेशियो में इस तरीके से डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद यहां पर मैंने एक सेक्शन 8 रखा हुआ है, और अब थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना है। इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल अमेंडमेंट रूल्स हैं ये 2019। कई लोग ये सोचते हैं कि अभी तक 2014 के रूल चल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मॉड्यूल में सब चीजें हो जानी चाहिए, कई बार कुछ जगह पर मैंने देखा कि नहीं है। एनीवे, अब जो नए रूल्स हैं हमें उसको फॉलो करना है। अब पॉइंट ये है कि इस सेक्शन के अंदर मैंने और क्या दिया है। अभी मैंने सेक्शन 8 में आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अपने आप पता लग जाएंगी जब मैं सेक्शन 9 के में आपको पढ़ाऊंगा। सेक्शन 9 का ताल्लुक है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व से। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या कहता है, और ये किसी कंपनी को क्यों बनाना पड़ता है? क्यों लॉ ये कहता है कि हर कंपनी, कोई भी कंपनी जब अपने डिवेंचर को वापस करेगी तो उसके पास कुछ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा होना चाहिए। इसी से रिलेटेड ये रूल्स वगैरह कुछ आए हुए हैं, तो ये रूल्स का भी तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। मैं कुछ चीजें तुम्हें पहले समझाना चाहता हूं। क्या समझाना चाहता हूं? कह रहे एफएक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है पहले तो, और वो कह रहा है ये अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन अदर देन AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, AIFI, ये अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कम से कम ऐसे रख लो। वैसे अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जैसे बैंकिंग कंपनीज हो गई, ये सब फाइनेंशियल कंपनीज हैं। सिंपल वर्ड्स में ये SDFC फाइनेंशियल कंपनी है, तो इसका मतलब ये जो FX इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो कह रहा है इज इंटरेस्टेड इन, ये जो कंपनी है FX इंडिया लिमिटेड, ये अनलिस्टेड कंपनी नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन AIFI। अनलिस्टेड कंपनी तो है लेकिन अदर देन AIFI है। अब वो क्या कह रहा है, इज इंटरेस्टेड इन रिडीमिंग 1 लाख डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 31st of 3, 2021। What amount the company must transfer to DRR before making the actual payment? क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है सिंपल अल्फाजों में कि FX लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है पहले तो, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो कंपनी है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, करेक्ट, यानी कि एक नॉर्मल कंपनी है। अब ये जो कंपनी है FX इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी, जैसा कि आप देख रहे हो, इसने 1 लाख डिवेंचर इशू करे हुए हैं और 100 रुपए का एक डिवेंचर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि 100 लाख रुपए के डिवेंचर इन्होंने इशू करे हुए हैं, 100 lakhs के। तो 100 lakhs के डिवेंचर इस कंपनी ने इशू करे हुए हैं। अब वो कह रहा है कि ये कंपनी इन डिवेंचर्स को रिडीम करना चाहती है। अब लॉ ये कहता है कि कोई भी कंपनी जब अपने डिवेंचर्स को रिडीम करेगी तो उसके डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में
पहले तो रूल था 25%, और अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूं कि कुछ मॉड्यूल्स में अभी भी 25% चल रहा है, जो कि अब तुम्हें ये जो रूल्स हैं उसके मुताबिक अब परसेंटेज चेंज हो गई है, अब वो 10% हो गई है। तो लॉ ये कहता है कोई भी कंपनी जब अपने डिवेंचर होल्डर्स को एक्चुअल पेमेंट करेगी तो एक्चुअल पेमेंट या डिवेंचर होल्डर की रीपेमेंट करने से पहले कंपनी के पास डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में एटलीस्ट 10% अमाउंट होना चाहिए उस अमाउंट का जितना कि वो रिडीम करना चाहती है। जैसे इस केस में कंपनी 100 लाख रुपए के डिवेंचर रिडीम करना चाहती है, तो कंपनी के डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में कितना बैलेंस होना चाहिए? 10 लाख रुपए होने चाहिए। यानी कि कंपनी के डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में 10 लाख रुपए का बैलेंस होना चाहिए, तभी इस कंपनी को इजाजत मिलेगी अपने डिवेंचर्स को रिडीम करने की। समझ में आया? ये पॉइंट मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि वो जो मैंने यहाँ थ्योरेटिकल नोट लिखा है उसमें क्या लिखा है, उसमें यही चीज लिखी है। तो अमाउंट ऑफ डिवेंचर कितने हैं? 100 लाख के। मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड इन DRR, तो मिनिमम बैलेंस DRR में कितना होना चाहिए? 10 लाख। हम ये मान के चल रहे हैं कि DRR में पहले से कोई बैलेंस नहीं है। अगर मान लो DRR में पहले से 2 लाख का बैलेंस है, सपोज मैं कहता DRR में पहले से मैं मान के चलता है DRR में पहले से 2 लाख का सपोज बैलेंस है, तो मिनिमम तो 10 लाख होने चाहिए। तो इसका मतलब मुझे 8 लाख रुपए और ट्रांसफर करने पड़ेंगे प्रॉफिट से, ताकि टोटल एटलीस्ट 10 लाख तक DRR का बैलेंस हो जाए। तो इसलिए मैंने यहां पर ऐसे ब्रैकेट में लिखा है एग्जिस्टिंग बैलेंस निल। तो हमें 10 लाख रुपए DRR में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी के डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में DRR में पहले से कोई बैलेंस नहीं है और 10 लाख का बैलेंस तो होना चाहिए। तो इनकी एक्चुअल पेमेंट करने से पहले डिवेंचर होल्डर को 100 लाख रुपए एक्चुअल अमाउंट पे करने से पहले कंपनी को एक एंट्री करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। वैसे ब्रैकेट में सरप्लस भी लिख देना, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, और खासतौर से जब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक आप कर चुके हैं, आपको मालूम है जब भी हम रिजर्व वगैरह में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो वो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में आप सरप्लस लिख लेना और आप लिखोगे टू DRR अकाउंट। ये एंट्री हमें पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मैं एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर सकता हूं, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया? यानी कि इसमें यह समझाया जा रहा है कि कितना मिनिमम बैलेंस DRR में होना चाहिए। अब जो दूसरा पॉइंट है उसको भी देखो, जो वो थ्योरेटिकल नोट मैंने लिखा है उसके सारे पॉइंट इन 2 क्वेश्चन के थ्रू मैं क्लियर कर रहा हूं। अब वो कह रहे हैं SXM इंडिया लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, ये अनलिस्टेड NBFC है और रजिस्टर्ड विद RBI है। सिंपल वर्ड्स में ये NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी कि ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक्स भी आएंगे, NBFCs भी आएंगी। इज इट क्लियर टू यू? तो अब तुम्हें यह पता लग गया कि ये जो कंपनी है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नंबर 1, इसके 40,000 डिवेंचर इसने इशू करे हैं 100 रुपए वाले, यानी कि 40 लाख के 10% डिवेंचर है। और उसने ये भी बताया है कि इन डिवेंचर को वापस करना है 1/1/2021 पे। और फिर कह रहा है कंपनी हैज 3 लाख इन इट्स DRR, यानी कि कंपनी के पास DRR बैलेंस है। सपोज मैं अब जो बता रहा हूं, ये जो SXM लिमिटेड नाम की कंपनी है, वैसे तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्वेश्चन के मुताबिक। सपोज ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होती, सपोज नहीं होती, इसने 40 लाख रुपए के डिवेंचर वापस करने थे, 40 लाख रुपए के डिवेंचर वापस करने थे। तो पहले तो मुझे ये बताओ मिनिमम रिक्वायरमेंट DRR में कितना बैलेंस होना चाहिए? तो DRR में मिनिमम बैलेंस 10% का होना चाहिए एक्चुअल पेमेंट करने से पहले, यानी कि 4 लाख रुपए DRR में होने चाहिए। अब वो कह रहा है कि कंपनी के पास DRR में पहले से ही 3 लाख रुपए है और मिनिमम बैलेंस 4 लाख होना चाहिए। तो इसका मतलब कंपनी को अपने एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, पहले प्रॉफिट से पैसा निकालना पड़ेगा DRR में। उसकी एंट्री जो होगी P&L अकाउंट डेबिट की बजाय आप सरप्लस अकाउंट डेबिट लिख लेना, या P&L अकाउंट लिख करके ब्रैकेट में सरप्लस लिख लेना, टू DRR अकाउंट। तो ये एंट्री 1 लाख से पहले होगी। इसका मतलब अब जब मैं 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगा तो इसका मतलब मेरे DRR में 4 लाख रुपए आ जाएंगे। अगर ये नॉर्मल कंपनी होती तो पहले मैं ये एंट्री करता ताकि DRR में बैलेंस मिनिमम रिक्वायरमेंट के बराबर आ जाए, 4 लाख के बराबर आ जाए। 4 लाख क्यों? क्योंकि 10% जितने भी डिवेंचर हमने वापस करने होते हैं उसके 10% के बराबर DRR में बैलेंस होना चाहिए।
और फिर मैं डिवेंचर होल्डर को एक्चुअली में पे कर देता। लेकिन इस क्वेश्चन में ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आई-फाई, करेक्ट। तो ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया? यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो बैंक है, इन पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी। तो इनको डीआरआर में कुछ ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा पेमेंट करने की एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है अमाउंट ऑफ डिवेंचर 40 लाख, यहां मैंने लिखा है मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, नो डीआरआर रिक्वायर्ड, यहां किसी डीआरआर की जरूरत नहीं है। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन पे डीआरआर की गाइडलाइन अप्लाई नहीं होंगी। जो कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है उन पे डीआरआर अप्लाई होगा, और जितना भी अमाउंट डिवेंचर का उनको वापस करना है उसके 10% के बराबर लॉ ये कहता है कि उनके डीआरआर में बैलेंस होना चाहिए। समझ में आया? तो ये कुछ नया टॉपिक था, और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक मैंने आगे और दिया है, सेक्शन 10, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड क्रिएशन ऑफ डीआरआर। इस टॉपिक से आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स तक का आएगा, लेकिन अब इसकी चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है।